नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज चर्चा करेंगे कनाडा में जो टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में एक मंदिर में घुसकर जिस तरह की गुस्ताखियां हुई हैं, मारपीट हुई है। वहां पर एक कैंप लगा हुआ था हमारे दूतावास की तरफ से, और जाहिर है श्रद्धालु भी थे वहां पर, आस्थावान भी थे। उन पर जिस तरह के हमले किए गए हैं, जिस तरह के विजुअल्स आए हैं, और उसके बाद वहाँ जो प्रतिक्रियाएँ देखने को मिली हैं, मैं वो विज़ुअल चला नहीं सकता हूँ, वो दृश्य चला नहीं सकता हूँ, जो गुस्सा इस समय वहाँ हमें हिंदू कम्युनिटी में देखने को मिल रहा है, और किस-किस तरह की गालियाँ वो खालिस्तानियों और चरमपंथियों को निकाल रहे हैं खड़े होकर के, कि आ जाओ। तब तो हम यहाँ नहीं थे, लेकिन अब हैं। अगर हिम्मत है, गूदा है, तो आओ। और सबसे दुखद पहलू ये है कि जिस समय इन्होंने मंदिर में घुस करके वो मारपीट की, दौड़ा-दौड़ा करके, जो ये खालिस्तानी फ्लैग जिन डंडों में लगाए हुए थे, उन्हीं के ज़रिए कुछ लोगों को दौड़ा करके मार रहे हैं, वहाँ पर पुलिस जो है वो मूक दर्शक बन कर के खड़ी हुई है। इससे पता चलता है कि जो वहाँ का पुलिस फ़ोर्स है, वहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ हैं या जाँच एजेंसियाँ भी हैं, उनमें किस तरीके से खालिस्तानी तत्व घुस गए हैं, उनकी जो हमदर्दी है, वो उनके प्रति अधिक है। जो सूचना मिल रही है ताज़ा, हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। अब तो ख़ैर ट्रूडो की तरफ से भी एक निंदा का बयान आ गया है। जो वहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका भी बयान आया है, कुछ जो सांसद हैं, उनके भी आए हैं। और अभी जानकारी मिल रही है कि साहब 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन किनको गिरफ्तार किया गया है, ये जान कर के आप हैरत में रह जाएँगे। सीधे जुड़ लेते हैं जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकार, समझने वाले भी और समझाने वाले भी, आदि अचिंत के साथ, और उन्हीं से समझते हैं कि भई आखिर ये सब हो क्या रहा है। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सर। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आदि बताइए जी, सर। अभी तक तो सुन रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्रूरता की जा रही है, बर्बरता की जा रही है, हमले हो रहे हैं, उनको काटा जा रहा है, उनकी बहन-बेटियों के साथ बदसलूकी हो रही है। एक पुलिस ऑफिसर को तो जो पुलिस में था, उसको काट करके वहाँ सड़क पर टाँग दिया गया था। वैसी बर्बरता भले ही कनाडा में ना हो रही हो, लेकिन मंदिर में घुस कर के इस तरीके से, इस तरह की अराजकता, इस तरह की मारपीट, इतने हौसले बुलंद हो गए हैं। जी सर, पहले तो धन्यवाद आपने बुलाया मेरे को। सर हौसले तो बुलंद ही थे इनके, अभी हमको सिर्फ़ असलियत दिख रही है और कुछ नहीं है। एंड अगर आप इसको थोड़ा-सा पीछे जाके देखें, और ये सवाल मैंने ट्विटर पे भी लिखा है, मैंने डायरेक्टली यूएस एम्बेसडर को लिखा है ये सवाल, कि इन्होंने बोला था यूएस एम्बेसडर ने कि यार ये सब तो फ्री स्पीच है, हम लोग तो धमकियाँ-शमकियाँ हमारे में इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो पन्नू ने 2 दिन पहले धमकी दी थी कि साहब हिंदुओं को हम बोलते हैं अपनी आप पूजा-वूजा मत करिएगा, दिवाली मत सेलिब्रेट करिएगा, एंड मंदिरों में जाके आप कुछ मत करिएगा। ये उन्होंने बड़ा क्लियरली पन्नू ने एक अपना एक वाकया दिया था। अब अगर उसको देखें, और यूएस एम्बेसडर की जो बात हुई थी पिछली बारी, उनसे किसी ने स्टेटमेंट माँगा था, उन्होंने बोला था कि साहब ये तो फ्री स्पीच के अंदर आता है, और जब तक कोई ऐसी चीज़ एक्शन में बदलती नहीं है, मतलब कोई हमला या हिंसा ना हो, तब तक वो फ्री स्पीच ही रहती है। तो ये फ्री स्पीच हमारे देश में, हमारे देशों में जायज़ है। तो अब मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि साहब अगर आपका वो टाइम पे फ्री स्पीच था, अब तो ये हिंसा में बदल चुकी है। हिंसा में पूरी तरह से अब आ गई है। तो अब ये भी फ्री स्पीच के दायरे में आती है कि ये फ्री स्पीच के दायरे से हट जाती है? तो ज़रा आप बता देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बट पता है ऐसा जवाब तो उनकी तरफ से कुछ आएगा नहीं। तो सर ये आपने बड़ी सही बात बोली, उनके अंदर एक दम है, जो जो उनको दम आता है पॉलिटिकल बैकिंग से। अब आप देखिए, आपने जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि काफ़ी सारे उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनके जो यू नो पॉलिटिक्स वाले हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उन्होंने काफ़ी सब लोगों ने बोला है कि भई ये जो चीज़ें हुई हैं वो गलत हुई हैं। बड़ी करेक्ट बात बोली है सर।
लेकिन उनमें से एक में भी इतना दम नहीं था कि खालिस्तानियों को खुले में आके बोले कि यार ये खालिस्तानियों ने जो करा है वो गलत है। एक्सेप्ट एक जो चंद्र आर्य जी हैं, जो काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं। जी, जी। इनके प्राइम मिनिस्टर में दम नहीं था, इनके वो जो इनके ऑपोज़िशन लीडर हैं उनमें दम नहीं था। और यहाँ पर सर देखिए, अगर आप अगर हिंदू अपने आप को थोड़ा-सा सशक्त रखे, थोड़ा-सा दम लगा के रखे, जो अभी मैं बात करूँगा आगे, आज जो भी चीज़ें जो रिएक्शंस आ रहे हैं हिंदू कम्युनिटी में से, अभी 3-4 दिन पहले तो हिंदू कम्युनिटी में कई कई लोगों में टोरंटो में तो उनको बुला के और ओटावा में बुला के उनके साथ दिवाली मनाई गई। और मैंने तो काफ़ी ज़ोर से बोला था उसके बारे में कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये आपके धर्म के अगेंस्ट बोलते हैं, आपके आपके अस्तित्व के अगेंस्ट बोलते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, आप इन्हीं से बुलवा के आरती करवा रहे हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर गलती बिल्कुल हिंदुओं की सही। भी है, उनको सिर पे चढ़ाया हुआ है एंड वोट भी हिंदू लोग उनको ही करते हैं। तो अभी थोड़ा बोलते हैं ना, एक अंग्रेजी में एक वाक्य है, ऐसा टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आपकी अपनी जो आपने जो अपना बीज बोया है, उसका आपको भी फल पौधा मिल रहा है। और ये दोनों तरफ से है, हिंदुओं के लिए भी है और ये कनाडा की पॉलिटिक्स और उनका जो अस्तित्व है, उनके ऊपर भी है। उनका जो रहन-सहन है, जैसे वो काम करते हैं, उनके ऊपर भी है। अब आप देखिए सर, मैं आपको बताऊँ, एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया, जी, जी। जिसमें लिखा गया कि भारत इनको टेररिस्ट बोलता है, लेकिन ये तो सिर्फ सेपरेटिस्ट लोग हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में एक भारतीय मूल की लड़की ने लिखा है, जो आपकी हमारी तरह भूरे स्किन की है। मैं उनको ब्राउन साहिब बोलता हूँ, आप भी वही बोलते होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन्होंने ये लिखा है कि भई आप भारत ना गलत समझता है, ये टेररिस्ट-वेरिस्ट नहीं है। और ये जो हिंसा हुई है सर, अगर कोई बोले कि ये हिंसा बिना पॉलिटिकल अप्रूवल के हुई है, ये मैं मानता नहीं। क्योंकि ये जो हमारे वहाँ पर जो हाई कमीशन है, उसकी तरफ से एक प्रूफ ऑफ लाइफ का एक सर्टिफिकेट इश्यू होता है, जो कई पेंशनर्स को देना पड़ता है सर। गवर्नमेंट में अगर आपको उनकी पेंशन चाहिए, ये चाहिए, हमारी तरफ से जो भारत के जो अभी भी निवासी हैं, पासपोर्ट होल्डर्स हैं, जिनको पेंशन जाती है भारत से, उनको प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। 70 साल या 65 साल की उम्र के बाद देना पड़ता है। तभी वो पेंशन आगे चलती रहेगी, हर 2-3 साल में देना पड़ता है। तो उसके लिए एक कैंप लगाया था। अब वो कैंप में जाके वो नॉर्मली मंदिर में ही लगता है, क्योंकि मंदिर में एक बड़ा-सा हॉल है, जहाँ पर ये सब चीज़ें कर सकते हैं वो, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये ऐसा कुछ हुआ, उसको जाके इन लोगों ने अटैक करा और ये चीज़ पन्नू ने बोला। यहाँ तक कि हिंदू मंदिर ने और हमारे जो प्रवक्ता हैं वहाँ पर, उन्होंने भी बताया हुआ था पुलिस को कि यहाँ पर ऐसा-ऐसा होगा, आप थोड़ा प्रोटेक्शन करिए ताकि कोई ऐसी हिंसा की वारदात ना हो। उसके बाद भी ऐसी चीज़ होती है। अब चलिए ठीक है, मान लेते हैं खालिस्तानी तो पागल हैं ही, खालिस्तानी तो सर, मैं तो खालिस्तानी बोलता नहीं, मैं उनको कैनेडियन टेररिस्ट बोलता हूँ सर। वो जी, जी, कैनेडियन जी। टेररिस्ट, ठीक है जी, वो खालिस्तानी नहीं है, क्योंकि खालिस्तान क्या है? कुछ भी नहीं है। अब ये जो कैनेडियन टेररिस्ट हैं, इन्होंने जाके अटैक करा उस चीज़ को। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जब हिंदुओं ने वहाँ पर खड़े होके थोड़ा-सा उनको उनसे लड़ा, वहाँ की पुलिस वालों ने आके हिंदुओं को मारना शुरू किया। और यहाँ तक कि कई लोगों की अभी फ़ोटोएँ ऑनलाइन वायरल हो रही हैं कि इनकी पुलिस के अंदर ये कैनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट लोग काम करते हैं। और 2 हफ्ते पहले, अगर आपको याद होगा, इनकी बॉर्डर सर्विस के अंदर से एक बंदे के बारे में भारत ने एक लुकआउट नोटिस लगाया था, जिसका हाथ था हमारे देश में अक्टूबर 2020 में सर, एक शौर्य चक्र विनर, मैं उनका नाम अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है, उनकी हत्या में इनका हाथ था। और ये कनाडा में बॉर्डर गार्ड में काम करते हैं, सुपरिटेंडेंट के उसमें। तो कहने का मतलब ये है, ये जो कैनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट हैं सर, ये कनाडा का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। इनको अलग नहीं सोचना है हमको, हमको ये चीज़ बड़ी क्लियरली दिमाग में रखनी है कि इनका काम, ये सारे कैनेडियन ही हैं। इनसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। अब बहुत लोगों का एक रिएक्शन आया कि यार, इतने सारे वहाँ पर हिंदू अंदर थे और इतने सारे सिख लोग भी अंदर थे, जो वो सर्टिफ़िकेट ले रहे थे, जाके लड़े क्यों नहीं? बड़ा वैलिड सवाल है। बिल्कुल। इसमें देखिए 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो है कि वहाँ पर जो हमारी हिंदुओं की कम्युनिटी है, भारतीय जो कम्युनिटी है, जो नेशनलिस्टिक कम्युनिटी है, वो थोड़ी जुड़ी नहीं है साथ में। वो तो अब देख लीजिए, हिंदू भारत में नहीं जुड़ा हुआ, धीरे-धीरे करके अभी उठने की कोशिश कर रहा है, साथ खड़े होने की कोशिश कर रहा है, बट अभी पूरी तरह से खड़ा नहीं हुआ। तो वहाँ पर हम एक्सपेक्ट करें, ये तो गलत ही चीज़ है।
दूसरी चीज़ क्या है सर, आप खड़े तो हो जाएँ उनके अगेंस्ट में, लेकिन रात को तो घर जाना पड़ेगा ना आपको। अपना धंधा तो वहाँ चलाना पड़ेगा ना आपको। और अगर आपको बिल्कुल। पता है कि भैया इनकी पूरी पुलिस में, इनकी पूरी पॉलिटिक्स में, इनकी जुडिशरी के अंदर, इनके पूरे सिस्टम में ये कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट घुसे हुए हैं, तो आप किस-किस से लड़ोगे सर? और तो खुद देश सबको का प्रधानमंत्री और खुद देश जी, का प्रधानमंत्री। जी। तो आपके लिए एक ये बड़ी यू नो टेढ़ी-सी सिचुएशन में आप खड़े हो जाते हो कि यार लड़ूँ तो मैं लड़ूँ, लेकिन मेरे को जब मेरी फैमिली को कोई मारने आएगा, तो कोई मेरे को बचाने नहीं आएगा। और ये एक एक बड़ी इंसानियत है, इंसानी तरीका है सोचने का। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये आदि जी, चीज़ तो है। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, इन खालिस्तानियों के भीतर भी और ट्रूडो के भीतर भी, इसकी मूल वजह क्या है? इधर ये फ्रस्ट्रेशन कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। ट्रूडो के बारे में तो चलो समझ में आता है कि उसकी राजनीतिक ज़मीन भी खिसकी हुई है, वहाँ पर बेरोज़गारी भी है, वहाँ अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई है। उसका फ्रस्ट्रेशन तो अपनी जगह है, वो फिर से लौटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये खालिस्तानियों का फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस हद तक बढ़ गया है। सर ये खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट का कोई लेना-देना नहीं है इसके अंदर। ये है बड़ा गेम जो भारत और गहरा राज्य जिसको मैं बोलता हूँ डीप स्टेट के बीच में जी, जी। खेला जा रहा है। उनका एक नज़रिया है कि आपको इन 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 चक्रों में उलझाए रखें ताकि आप बढ़ ना सको। आप इसी के अंदर ही बिज़ी रहो, आप इसी चीज़ों को खेलते रहो। आपको इसमें कभी यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट कराएँगे, कभी मिज़ोरम वाले चीफ मिनिस्टर से एक स्टेटमेंट डलवा देंगे, कभी मणिपुर में कुछ करवा देंगे, कभी आपके यूथ आइकॉन को बुला के कुछ बुलवा देंगे, कभी कास्ट का नैरेटिव चलवाएँगे, कभी लद किसी एक लद्दाखी को लाके खड़ा कर देंगे। तो ये एक इनका तरीका है सर। देखिए अब इनकी तो हज़ारों साल से चीज़ें चल रही हैं, जो डीप स्टेट है 1000 साल से पुराना है। तो ये एक एक लड़ाई है सर डीप स्टेट की और भारत के बीच में, जहाँ पर भारत अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है दुनिया के अंदर। और आप उनको भी, ऐसी बात नहीं है कि वही आप पे अटैक कर रहे हैं, आप दूसरी तरह से उनको भी छेड़ रहे हो। आप जाके ब्रिक्स में खड़े हो जाते हो। आप जाके रशिया से तेल लेते हो उनके बोलने के बावजूद। आप जाके उसके बाद चाइना से हाथ मिला लेते हो, जहाँ पर अमेरिका में अगर आप प्रेस को पढ़ें, वो तो बोल रहे हैं कि ये तो भैया धोखा दे दिया है भारत ने हमको। और तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहली यात्रा मास्को की कर लेते हो। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने दम लगा दिया सर तीसरी बार शपथ लेने के बाद कि साहब ये हरियाणा में ज़रा कुछ किया जाए। आपने वहाँ पर उनको भी मात दे दी। तो देखिए सर ऐसा है, आप भी लड़ रहे हो, वो भी लड़ रहे हैं और ये एक बदलती दुनिया में अपनी जगह का सवाल है। अब इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है सर, या तो हम मोदी जी को बोलें, मोदी साहब ऐसा है, ये लड़ाई-शड़ाई मत करो। आप जाके जिस पेपर पे वो साइन करना चाहते हैं, आप जाके उस पेपर पे साइन कर लो। जी, आप जाके बोल दो कि साहब भारत आपका दोस्त है, आप जो मर्ज़ी करो हम करेंगे। उसके बाद वो आपको बोले आप चीन से लड़ लो, आप जाके लड़ लो सर। 1 डेढ़ लाख लोग गँवा दो अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को आप ज़मीन में डाल दो, कोई बात नहीं, क्योंकि पैसे तो आ जाएँगे वहाँ से, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा सर। अगर आपको अपनी एक सटीक जगह बनानी है दुनिया के अंदर, आगे जो उभरती हुई दुनिया का एक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको खड़ा होना है अपने आप, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, तो फिर तो लड़ना पड़ेगा सर। कोई आपके सिर पे ऐसी ताज थोड़ी दे के जाएगा कि चल बेटा तू अब आ गया है, मैं ज़रा छुट्टी पे जा रहा हूँ, तू मेरा ताज पहन के बैठ जा। वो होगा नहीं सर। तो ये दुनिया में एक अस्तित्व की लड़ाई है, ये बदलती दुनिया का एक बड़ा क्लियर साइन है, जहाँ पर आपको दिखता है भारत अपनी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। और दुनिया में आप मेरे को एक और देश बता दीजिए जिसने इतनी आँखें दिखाई हों, चीन को भी, जो इस तरफ खड़ा होने की कोशिश करता है और अमेरिका को भी, जो उस तरफ खड़े होने की कोशिश करता है। तो आपके ऊपर दोनों तरफ से एक धावा बोला जाता है। इनको मैं कंबाइन टुगेदर सर एक एक चीज़ बोलता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस। ठीक है? तो आज आप अपनी सड़कों में देखिए सर, वक़्त पे जब से आपने उँगली रखी है, तो कभी यहाँ पर प्रोटेस्ट, कभी वहाँ पर प्रोटेस्ट। आज तक जिसके वक़्त के बारे में बात नहीं करा, पार्लियामेंट हमारा है, ये हमारा है। ये फ्रस्ट्रेशन दिख रही है सर। और ये जो कनेडियन खालिस्तानी है, ये उसका एक भाग है। अभी हमको उसको एक भाग की तरह लड़ना है, कि ना कि उसके अंदर पूरा घुस जाना है। आपको एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो ये गेम है सर।
अच्छा, इन लोगों की समझ में क्या ये बात नहीं आ रही है कि बांग्लादेश में जो कुछ इन लोगों ने किया, या दूसरी जगहों पर भी जिस तरीके की हरकतें ये लोग कर रहे हैं, उसका एक रिटर्न गिफ्ट भी इनको मिलता है, जैसे हरियाणा के रूप में मिल गया है इनको। सारी हिंदू कम्युनिटी वहाँ पर इकट्ठा हो गई, एकजुट हो गई। और अगर अब कनाडा में, ब्रैम्पटन में आप मंदिर पर अटैक करते हैं, तो इसका रिएक्शन यहाँ इनको झारखंड और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। इसका अंदाज़ा नहीं है क्या इन लोगों को? चलिए मैं थोड़ा-सा डिफरेंट लेके जाता हूँ सर आपको। जी, जी। पिछले 2 दिन में कनाडा में इनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग बस्ट हुआ है। कौन चला रहा था वो? खालिस्तानी। ठीक है? इनकी अपनी सोसाइटी में देख लीजिए सर आज। मिशिगन में जो इनका मुस्लिम मेजॉरिटी तो मैं बोलूँगा नहीं बट मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पर अमेरिका में। वहाँ पर लोगों को एक अज़ीम फाउंडेशन करके है, वहाँ से मैसेजेस जा रहे हैं कि साहब वोट करो, कमला आंटी को वोट करो, नहीं तो हम हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इनके अपने अंदर खोखलापन चल रहा है इन्हीं लोगों से। एक चीज़ हमको भारत में याद करनी पड़ेगी सर, ये जितने भी टेढ़े-मेढ़े बिठाए हुए हैं, इन लोगों ने अपने देश में बिठाए हुए हैं और ये सब उनको भी अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि कनाडा देश को इस वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये गलत है। अगर किसी को ये लगता है कि ये जितने भी इस्लामी घुसा रखे हैं अमेरिका ने अपने अंदर और जितने भी ये लेफ्टिस्ट घुसा रखे हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे, आपको मैं बताऊं जॉर्ज सोरोस का जो ब्लैक लाइव्स मैटर का जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था सर, जिसमें पुलिस स्टेशन जलाए गए थे, वो पुलिस स्टेशन भारत में तो नहीं जले थे ना। तो भारत में जॉर्ज सोरोस उल्टे काम जरूर करता है, लेकिन वो एक ऐसा सांप है सर। हिलरी क्लिंटन का एक कहना था कि जब आप अपने अपने अंदर सांप रखोगे, एक ऐसा दिन आएगा कि वो सांप आपको भी काटेगा। यस, और पाकिस्तान यात्रा पे कहा था उन्होंने। जी, तो ये पाकिस्तान तो ठीक है सर, पाकिस्तान तो ठीक है, मैं तो कनाडा को वड्डा पाकिस्तान बोलता हूँ। ये पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, अब छोटा पाकिस्तान बांग्लादेश है, वड्डा पाकिस्तान कनाडा है। तो इनकी हालत अब अपने आप ही सर अंदर से अपने आप को खोखला कर रहे हैं। तो हमको देखिए देखना है ये चीज़ और आप बड़ी सही चीज़ बोल रहे हैं। अब आप देखिए लोकसभा चुनाव के लिए इन्होंने कोई 12, 15, 17 हज़ार करोड़ रुपए यहाँ पर भारत में खर्च दिए थे। जी, जी। इनको फ़ायदा क्या मिला सर? लोग बोलते हैं चलिए सीटें कम होगी, चलिए मान लिया सीटें कम होगी, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पॉलिटिकली अगर आप देखें हाँ जी 240 हो गया, लेकिन आप जब दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हो, जब आप रशियन प्रेसिडेंट के साथ खड़े होते हो या चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ खड़े होते हो, क्या वो आपसे पूछता है कि आप तो 240 की सरकार हो, मेरे को बाकी बाकी लोगों से मिलना है तभी मैं आपकी बॉर्डर एग्रीमेंट साइन करूँगा? वो नहीं पूछते, वो पूछते हैं मोदी साहब कहाँ हैं? हमको उनसे बात करनी है। आप लीडर हो, खत्म। आपकी जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, आपकी अंदरूनी पॉलिटिक्स है, दुनिया को उसको धेले का फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया देखता है आज प्रधानमंत्री कौन है, पार्टी पावर में कौन है, उसको वो दिखता है। तो आप ये जितने मर्ज़ी खेल खेल लीजिए सर, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि और मैं तो इनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने 12-15 हज़ार करोड़ रुपए भारत की इकोनॉमी में डाले। सो बड़ा-बड़ा बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी मैं आपकी सुन रहा था। संजय के साथ शायद 2 दिन पहले आपकी टॉक्स थी। उसमें आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ का सारा कूड़ा-कचरा अगर हाँ, कनाडा वाले जो है अपने पास रखे हुए हैं, तो उनको मुबारक हो। सर तो मुबारक, ये मैं तो क्राउड फंडिंग करने को तैयार हूँ सर। कि और है यहाँ पर तो वहाँ पे भेज देते हैं यार, आपको अगर चाहिए तो हम भेज देते हैं और भेज देते हैं। हम सारे क्राउड फंडिंग करेंगे आपके लिए। हमारे यहाँ के नक्सली, हमारे यहाँ के वांटेड टेररिस्ट, हमारे यहाँ के जितने गुंडे, बदमाश, मवाली, माफिया, वो सब इनके हीरो क्यों हैं? सर क्योंकि आपको वो अंदर से तंग करना चाहते हैं। उनको पता है भारत ये एक एक सभ्यता है। ये लोग सभ्यता नहीं है सर। इनका कितना हिस्ट्री है, अमेरिका का अगर आप देख लें 400 साल की सारी हिस्ट्री है सर, उससे पहले क्या थे ये लोग? जब आपके वेद लिखे जा रहे थे सर, ये अपने अगाड़े-पिछाड़े को पत्ते से ढक रहे थे। इनको ये पता है, इनको ये समझ में आता है कि यार ये एक ऐसा देश है जो हमको चैलेंज कर सकता है। दुनिया में इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अस्तित्व है, इसकी नाम है और ऊपर से आप जाके खड़े हो जाते हो, नहीं ये ऐसा नहीं होगा, वो वैसा होगा, दुनिया का स्ट्रक्चर बदलो। आप ग्लोबल साउथ के साथ हम खड़े हैं, ये हम कर रहे हैं और वो बोलता है यार हमारी तो 30 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है।
इसकी तो 4 ट्रिलियन, सवा 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, ये आँखें दिखाता है हमको। और हम आँखें उनको इकोनॉमी से नहीं दिखाते, उनको मिलिट्री से नहीं दिखाते, अपनी विश्व बंधु बोल के दिखाते हैं। तो हम अपनी बिल्कुल, सभ्यता को लेके आगे लेके रखते हैं और वो फिर बोलते हैं, यार ये कर क्या रहे हैं ये लोग? इनको समझ में नहीं आता है वो। तो आपको वो दबोचने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। आपको वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह कि भई किसी तरह से ये जो भारत है, ये अगर हमारे बश में आ जाए, अगर ये थोड़ा हल्का हो जाए, हमारे बश में आ जाए, तो फिर उनका जो दुनिया का फ्यूचर रहेगा वो बड़े आराम से रहेगा। चाइना एक ऐसा कंट्री है सर जिसके पॉलिटिशियंस को पैसा-पूसा खिला के ये चुप करा देते हैं। भारत में भी पुराने ज़माने में अगर आपको पता होगा 2000 पहले 14 से पहले तो कितना पैसा यहाँ पर आता था, किन-किन चीज़ों के लिए आता था, ये सबको पता है। आप तो इस खेल में बहुत टाइम से हैं सर। तो ये चीज़ पहले भी थी, उनका पूरा कंट्रोल था। अब वो कंट्रोल टूट रहा है, तो वो गुस्सा है कि यार ये हमारे हाथ से कैसे चले गया? और उनको एक वो खतरा दिखता है कि अगर ये देश धीरे-धीरे करके अपनी जगह बना ले दुनिया के अंदर, तो चाइना को इन लोगों ने बनाया था सर। चाइना अपने आप नहीं खड़ा हुआ सर। आज अब आप अपने आप खड़े हो, जो भी है आपकी छोटी इकोनॉमी है, जो भी है आप अपने आप खड़े हो। चाइना को बिल्कुल अमेरिका ने सही। बनाया था। अब इनको ये दिखता है यार हमने एक को बनाया, वो हमको आँखें दिखाता है, अब ये भी इसको हम बनाएँगे, ये भी आँखें दिखाएगा तो इसको यार रोको पहले ही, बढ़ने से पहले रोको इसको। इनका नज़रिया वो है, इनका नज़रिया अपनी जगह बनाने का है दुनिया के अंदर और वो खतरे में है। और उनको दिखता है जो-जो उनको चैलेंज करेगा सर ये उसको मारने की कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, शिंज़ो आबे साहब थे जापान के अंदर जिन्होंने थोड़ी-सी अलग बात करी अमेरिका से, अब क्या हुआ उनके साथ? बिल्कुल, जनसभा में खत्म कर दिए गए। जी। और ये चीज़ें बड़ी रियल हैं सर, पहले लोग इनको कंस्पिरेसी थ्योरी बोलते थे, लेकिन अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ें, किस-किस तरह उन्होंने चीज़ें करी हैं, ये तो आप देखिए सर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है हमेशा आके, डिक्टेटरशिप एक इस्लामिक टेररिस्ट डिक्टेटरशिप को बोलता है ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो इनके अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए ये किसी के साथ हाथ मिलाएँगे। तो हमारा कहना तो वही है, अच्छा ठीक है अगर आप मिला सकते हो तो हम भी मिलाएँगे फिर। उसमें उनको प्रॉब्लम होती है कि आप कैसे रशिया के साथ जाके बात कर सकते हो, आप कैसे पुतिन को जाके जप्पी मार सकते हो, आप कैसे रशिया से तेल ले सकते हो। अब तो नया है कि आप चाइना के साथ कैसे मिल सकते हो। हम तो आपको खड़ा कर रहे थे चाइना के अगेंस्ट जाने में, आप जाके चाइना के साथ खड़े हो गए, ये क्या हो गया? तो ये भी सही। गेम है सर, ये पूरी एक गेम है और इनको अभी दिख रहा है कि इनके हाथ से धीरे-धीरे करके गेम बाहर जा रही है। अच्छा, क्योंकि जब से ये बताइए, जी। ये डीप स्टेट वाले मूर्ख हैं या जो बाइडेन मूर्ख हैं? क्या ये 10 साल में नरेंद्र मोदी को अभी तक समझ नहीं पाए हैं? इन्होंने सोचा था कि सितंबर लास्ट में यूएन असेंबली में आएँगे, चलो क्वाड की बैठक रख लेते हैं। क्वाड की बैठक के बाद यूएन असेंबली में भाषण के बाद अपना वापस चले जाएँगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ने वहाँ 25-26 हज़ार लोगों की भीड़ जुटाई और वहाँ डीप स्टेट को अपने ही अंदाज में जो है वो खरी-खोटी सुना कर के चले आए कि हम तो किसी के पिछलगू बन कर के रहते नहीं हैं, हम तो अब नेतृत्व कर रहे हैं और बहुत सारे मामलों में नेतृत्व कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी से ख़ास तौर से इनको परेशानी है, इन्होंने सोचा कुछ था और हो कुछ और रहा है। सर डीप स्टेट में इस टाइम पे अपने में झगड़े हैं। क्योंकि इनको ये चीज़ दिखती है कि ये जो पूरा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के साथ ये लोग आगे चलते हैं, इससे पैसे नहीं बनते सर, ठीक है? अब डीप स्टेट का क्या है सर बिना पैसे के अब मैं ये सवाल जब भी मुझसे कोई डीप स्टेट के बारे में पूछता है, मैं एक ही सवाल उनसे पूछता हूँ। लगता है कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो आदि जी जुड़ेंगे दोबारा अगर कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई है या कुछ लाइट लॉस हुई है। बात हमारी हो रही है कि किस तरीके से अमेरिका भी परेशान है भारत से और कनाडा तो खैर अमेरिका की कठपुतली है, एक तरीके से डीप स्टेट की कठपुतली है। तो वहाँ से जो इशारा किया जाता है और जो ये खालिस्तानी हैं, जिनको आदि अचिंत अभी कनेडियन
टेररिस्ट की संज्ञा दे रहे थे, ये किस तरीके से गवर्न होते हैं और किस तरह की, मतलब निम्न स्तर पर जाकर के किस तरह की हरकतें ये लोग कर सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। ऐसा तो मतलब एक दृष्टांत मुझे याद आता है कि ब्रिटेन में हुआ था और अब ये दूसरी घटना जो है यहाँ कनाडा में हुई है। आदि जी, आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज। माफी चाहूंगा सर, पता नहीं क्या जी हुआ, जी। सडनली जब ऐसी बात करते हो तो कभी कभार गहरे राज्य वाले अटैक भी कर देते हैं। ये बार बार होता है सर मेरे साथ। जी तो मैं जो बोल रहा था, देखिए सर, इनके बीच में अपना एक झगड़ा भी है कि ये इनको दिख रहा है ये जो लेफ्टिज्म से पैसे नहीं बनते। मैं आपको इसके दो एग्जांपल देता हूं सर। आपको याद होगा एक आधा महीना पहले माइक्रोसॉफ्ट पे बड़ा जबरदस्त अटैक हुआ था, क्राउड स्ट्राइक बोल के। जी हाँ, जी हाँ। उससे एक हफ्ता पहले माइक्रोसॉफ्ट में अपनी जितनी डाइवर्सिटी की टीम थी ना, जिसको डीईआई बोलते हैं, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस, उसकी टीम को बंद कर दिया था, भाग जाओ यहां से, हमको नहीं चाहिए ये। और एक हफ्ते के बाद उनके ऊपर अटैक किया गया। बट कहीं ना कहीं ये आपको दिखेगा कि जो नया आज का, देखिए दुनिया एक चलती थी, जो पुराना डीप स्टेट खड़ा था वो तेल के ऊपर खड़ा था सर, पेट्रो डॉलर जिसको बोलते हैं। आज जो नया डीप स्टेट खड़ा हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर खड़ा हो रहा है, जिसके पास जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, तभी आप देखेंगे मोदी साहब बार बार टेक्नोलॉजी 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 टेक्नोलॉजी, हर चीज वही बोलते हैं। जब भी वो कहीं जाते हैं टेक्नोलॉजी चीफ से जरूर मिलते हैं, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि जो डेटा इज द न्यू ऑयल सर। तो इनको ये चीज दिखती है कि साहब अगर ये पैसे हमारे नहीं बने तो हम आगे कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे। तो इनके अंदर भी अभी आपस में झगड़ा है। अब उस झगड़े के बीच में आप खेल रहे हो, तो कभी इस तरफ से आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, कभी इस तरफ से आपको अटैक किया जाता है। तो अगर आप देखें, यूएस के अंदर दो प्रमुख शाखाएं हैं। जी एक है जी। उनका स्टेट डिपार्टमेंट, जिससे आपके ऊपर हमेशा अटैक्स आते हैं। लेकिन दूसरा है डिफेंस डिपार्टमेंट, जो आपके साथ खड़ा होकर आपके साथ काम करता है, और वो आपको खालिस्तानी खालिस्तानी करते हैं, लेकिन यहां पर आके आपके साथ डिफेंस की एक्सरसाइजेस करेंगे। यार वो मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, क्वाड की जरा मीटिंग करो यार, यहाँ पर आप जरा हमारे साथ ये काम करो, वो काम करो, नहीं नहीं आप बड़े इंपॉर्टेंट हो, ये वो सब करेंगे। तो ये शाखाएं हैं जो आपस में भिड़ रही हैं। तो ये हमको समझ में आना चाहिए, ये बेवकूफ नहीं है सर, ये भिड़ रहे हैं आजकल। और जो मेन डीप स्टेट है सर, जो जिनके पास बेइंतहा पैसा है, उनके पैर दोनों जगह पे है। अगर मैं आपको बताऊं, कमला हैरिस को भी वही लोग पैसा देते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को पैसा दे रहे हैं। एग्जैक्ट सेम जी पीपल, जी। कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। तो इनके हिसाब में, अगर आप जो ब्लैक रॉक के चेयरपर्सन हैं, सीईओ हैं, लैरी फिंक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिससे बड़ा क्लियरली ये प्रूव होता है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया 3 दिन पहले, इट डजंट मैटर हु विंस द इलेक्शन, वी आर फाइन ईदर वेज। तो ये जो सेकंड लेवल, थर्ड लेवल होता है डीप स्टेट का सर, वो आपस में लड़ रहा है कि नहीं मैं ज्यादा आगे हूं, वो बोलता है नहीं मैं ज्यादा आगे हूं। अब उसमें देशों को कूटते हैं ये लोग जाके, जैसे बांग्लादेश है, कूट दिया बेचारे को जाके। अब इनको समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे संभाले। एक वहां पर वो उसको खड़ा कर दिया यूनिस को। अब वो तो महीना दो किसी हुए हैं, किसी किसी लायक ही नहीं है वो। इसी लायक नहीं है सर। आपस में उनके अभी उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, आर्मी खड़ी हो गई है। यहां तक कि यूनिस को अभी आर्मी को जाके अपना बोलना पड़ा कि साहब मेरे से तो लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा, आप ही संभाल लो यार, मुझसे तो होता नहीं है ये काम। तो आप ये भी देख लीजिए। ये देखिए सर, ये एक, वही बोल रहा हूं, जो आगे की दुनिया है, जो एक लेफ्टिस्ट वाले लोग हैं, वो वापस वही दुनिया लेके आना चाहते हैं जिसमें अमेरिका का राज चारों तरफ चले। और जो नई दुनिया है, जो दूसरी तरफ कुछ परसेंटेज लोग जो टूट के दूसरी तरफ जा रहे हैं, बोल रहे हैं भाई वो नहीं चलेगा, हम लोग नहीं चला सकते ऐसे, हमको देशों को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमको तोड़ देंगे। तो कई रियलिस्टिक लोग भी हैं उसके अंदर। बट जो ज्यादातर जिनका इनका इतना इकोसिस्टम चल रहा था अभी तक, वो ये सारे लेफ्टिस्ट वाले हैं सर, जिन्होंने यूएन बनाया, जिन्होंने आईएमएफ बनाया, जिन्होंने इतना काम करके अपने आप को खड़ा करा। ये सारे वो लोग हैं जो अभी भी चला रहे हैं दुनिया को। तो ये अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहते, ये लोग लेना चाहते हैं। इसके बीच में
फिर झगड़े होते हैं और आप बीच में फँसे हुए हो और कुछ नहीं है। बेसिकली वो चक्कर है। और आप क्यों इम्पोर्टेंट हो? क्योंकि सर आप हर जगह आपका नाम आता है। आप देखिए, आप ब्रिक्स में भी बैठे हो, आप G20 में भी बैठे हो, आप G7 में भी जाते हो, आप क्वाड में भी जाते हो, आप एससीओ में भी बैठ जाते हो, आप रशिया के साथ भी बैठ जाते हो, अभी आप चाइना के साथ भी बैठ गए हो, उसके बाद जाके अमेरिका के साथ भी बैठ जाते हो। आप ईरान के साथ भी बैठते हो, आप इज़राइल के साथ भी बैठते हो, आप रशिया के साथ भी बैठते हो, आप यूक्रेन के साथ भी बैठते हो। तो उनको ये समझ में नहीं आता, उनके दिमाग में इनके जो अमेरिकन रहता है सर, इनका बड़ा एक बाइनरी सा सिस्टम होता है। वो जैसे जॉर्ज बुश ने एक बारी पाकिस्तान को बोला था ना, ईदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। हाँ, हाँ। इनका सिस्टम अजीबो-गरीब अब है। हाँ, इनका सिस्टम अगर मैं बोलूँ अन्ने या बनने वाला सीन है सर। हुँ, 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 ये हुँ। बीच का जो बंदा होता है जो बोलता है यार मैं ना अन्ने हूँ, ना बनने हूँ, मैं हूँ। इनको वो चीज़ समझ में अभी तक नहीं आई है। अभी इनको आपने ये कमला लगता है हैरिस जी, 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 अपनी बात पूरी करिए प्लीज़। ये कैंप पॉलिटिक्स जो होती है ना सर, ये इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं अभी तक। अभी आपने कमला तो हैरिस जब का नाम लिया निकलेंगे थोड़ा था, चेंज होगा। तो जब जी, मैं कह रहा था कि भई जो बाइडेन ने शायद ये सोच कर के क्वाड की मीटिंग में बुलाया था कि वापस चले जाएँगे। तो बुलाया तो इसलिए भी था कि क्वाड के बहाने थोड़ा पप्पी-जप्पी होंगी और जो इंडियंस यहाँ रहते हैं, उनमें एक अच्छा-सा मैसेज चला जाएगा, तो हमें चुनाव में हुँ, लाभ मिल जाएगा, डेमोक्रेट को थोड़ा-सा जी, फ़ायदा हो जाएगा। जी, लेकिन वो सब हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान दिया था कि अगले हफ्ते मैं अपने मित्र नरेंद्र मोदी से मिलूँगा। पर मुझे लगता है कि मोदी ने दोनों पर ही तुषारापात कर दिया। ना बाइडेन से उस तरीके से गर्मजोशी से मिले, बस औपचारिकता पूर्ण तरीके से मिले और डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी कोई मुलाकात हुई नहीं और ना उनको करनी थी क्योंकि ऐसे समय बदनामी ज़्यादा मिल जाती है कि भई बेवजह आप कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है और आप मिल लिए। पहले ही ह्यूस्टन में जो कुछ हुआ था या गांधीनगर में जो कुछ हुआ था, वही जो है आपका पीछा करता रहता है किसी न किसी रूप में। तो नरेंद्र मोदी ने वो सब किया नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ एक 2 साल पुराना कमला हैरिस कोई दीपावली मनाने का जो है वीडियो पोस्ट करती है। अभी कल की घटना है, उन्होंने अपनी माँ का फ़ोटो डाला है और ये कहा है कि साहब वो भारत से यहाँ पर आई थी। मतलब जो कमला हैरिस अपने को कभी इंडियन शो ही नहीं करती है, उसकी अब इतनी बड़ी मजबूरी है कि वो जबरन जो है वो इंडियन कम्युनिटी को साथ जोड़ने के लिए इस तरह की हरकतों पर उतर आई है। सर वोट बैंक पॉलिटिक्स है। डोनाल्ड ट्रंप को भी देख लीजिए 2 दिन पहले उसने एक ट्वीट डाला था बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में। क्यों डाला था यस, उसको पता है भारतीय लोग देख रहे हैं और बहुत गुस्से में हैं। तो उसको ये भी पता है और उसको ये भी पता है कि जितने जो भारतीय मूल के लोग, हिंदू लोग जो वहाँ रहते हैं, उनके कनेक्शन तो ऑब्वियसली हैं, फैमिली-वैमिली भारत में है। तो बातें तो ऑब्वियसली होती होंगी। तो उसको अपना थोड़ा-सा अस्तित्व बनाना है, अपना जो वोट बैंक ऊपर करना है, तो उसने एक छुरी छोड़ दी वहाँ पर, कि देखो मैं देखूँगा एंड दिस एंड दैट आई विल मैं ये करूँगा। अब इन डेमोक्रेट्स ने बोला यार ये क्या हो गया? ये तो गड़बड़ होगी। अच्छा कमला आंटी इधर आओ ज़रा अपनी माँ की फ़ोटो डालो आप। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इससे आपको ये समझ में आता है सर, हिंदू जो है, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके लिए चीज़ बन चुका है वहाँ पर कि अगर हिंदू वोट बैंक को ये लोग कंसोलिडेट करके अपनी तरफ रख लें। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सर पहले हिंदू की 80-20 डेमोक्रेट्स के फ़ेवर में ये लोग वोट करते थे। जी, जी। आज ये पता चल रहा है कि ज़्यादातर अब वो 50-50 हो गया है। तो इनको ये दिखता है कि यार ये तो अगर चेंज हो गया और अगर डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा और खींच गया इसको, तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो कमला आंटी भी वोट बैंक खेल रही है सर। वो तो अपने आप को इंडियन जैसे आपने बोला कभी उसने माना ही नहीं। बिल्कुल। तो अभी वो सडनली इंडिया की बात करनी शुरू हो रही है, दिवाली पार्टी खड़ी खड़ी हो जाती है, हाथ भी जोड़ेगी, तिलक भी लगाएगी, सब कुछ करेगी वो। और ये देखिए सर ये लोग सोचते हैं कि भारत में ना लोग बहक जाएँगे, ये करेंगे और इनको दिखेगा नहीं। आज वो भारत है नहीं जो बहक जाएगा। बिल्कुल सही कह बहुत रहे हैं। सारे लोग हैं जो भारत में आज बोलेंगे कि भाई ये बेवकूफ़ी है, ये वोट बैंक खेल रहा है। इनके जो फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट होते हैं सर, जो भी पार्टी आ जाए वो सेम होते हैं। क्योंकि इनकी फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट जो है सर वो सेम ही रहती है। और वो चलाती है एक चीज़ जिसको मैं बोलता हूँ यूनिपार्टी। जिसमें 2 पार्टी के बीच में जो रास्ता होता है ना सर, उसमें इस पार्टी में भी थोड़े लोग आके बैठते हैं, इस पार्टी में भी थोड़े लोग आके बैठते हैं एंड ये चलाते हैं बीच का गेम।
वो एक्सट्रीम वाले अपना एक्सट्रीम वो बड़े स्टेटमेंट करते रहेंगे, लेकिन जो असल में जो चीज़ चलती है वो ये बीच वाले चलाते हैं। और ये अमेरिका का गेम बहुत टाइम से रहा है, क्योंकि ये बड़ी साइलेंट मेजॉरिटी होती है, इसको यूनिपार्टी बोलते हैं। ये आपस में एक-दूसरे को सेटिंग-वेटिंग करके खेल लेते हैं गेम को। तो ये वोट बैंक खेल रहे हैं सर, और कुछ नहीं है। ना डोनाल्ड ट्रम्प को धेले का पता है हिंदू क्या होता है, हिंदू ने क्या करा है, क्या नहीं करा, ना कमला हैरिस को पता है। बट ये अभी एक थोड़ा इनको दिखता है कि एक अपॉर्च्युनिटी है, और हिंदू थोड़ा गुस्से में है इस टाइम पे, बांग्लादेश के चक्कर में गुस्से में है, कनाडा के चक्कर में गुस्से में है। तो उसको किस तरह पास लेके आओ, और उसको ये भी दिखता है कि हिंदू आज भारत के अंदर भी एक प्रो हिंदुत्व पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, जहां पर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये चीजें बोलना शुरू हो गए हैं लोग। तो उनको ये भी दिखता है कि यार एक हिंदू की कंसोलिडेशन हो रही है, हिंदू एकजुट हो रहा है। तो अगर एकजुट होता है, होते होते अगर मैं इसको पकड़ लूं तो मेरे को फ्यूचर में भी फायदा रहेगा। तो ये गेम खेल जिस रहे हैं सर, और कुछ नहीं। बिल्कुल सही है। जिस बीज सूत्र का आपने अभी उल्लेख किया, ये तो यूनिवर्सल हो गया साहब। मैं ये ट्वीट देख रहा था, ये मनीष पांडे का है। उन्होंने लिखा है Yeah. कि बटोगे तो कटोगे, अब ये नारा ग्लोबल हो गया है। जी। कनाडा में जो है योगी आदित्यनाथ जी का दिया हुआ मंत्र गूंज रहा है। मैंने कल ही लिखा था कि ये नारा नहीं, एक मंत्र है जिसका उच्चारण जल्दी आपको बच्चे बच्चे की जुबान पर मिलेगा। अभी तक एब्सोल्यूट। इस एकजुटता के मंत्र की कोई काट नहीं ढूंढ पाया है और ना ढूंढ पाएगा। तो वहाँ जो हिंदू महासभा में एक सभा हुई है, बड़ा जोरदार भाषण हुआ है और सीधे-सीधे चेतावनी जो है दे दी गई है। अब वो कितनी फलीभूत होगी, कितनी नहीं, वो तो आगे की बात है। लेकिन साहब, कनाडा में भी मुझे लगता है कि जिसका मैं शुरू में ज़िक्र कर रहा था कि वो ऐसे विज़ुअल हैं कि मैं उसको प्ले नहीं कर सकता। उसमें बहुत मोटी-मोटी गालियाँ निकाली गई थी खालिस्तानियों को। तो अब इसका तो फलितार्थ जो है वो दिखाई दे रहा है। देगा सर, और अभी तो हिंदुओं के जो गुट है, जो महासभा हुई है, उसमें बड़ा क्लियरली बोला है कि भाई कोई भी पॉलिटिशियन अगर हिंदू मंदिर में उसको घुसना भी है, सबसे पहले आपको ये खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट को आपको बड़ा क्लियरली बोलना पड़ेगा, ये आतंकवादी हैं, तभी हम आपको घुसने देंगे, नहीं तो आप जरा बाहर रहो। और मैं तो सर पिछले 2-3 दिन से खुद तो गाली खा ही रहा हूँ, मैं गाली भी बहुत निकाल रहा हूँ वहाँ के लोगों को कि कर क्या रहे हो यार, खट्टे हो, कट्ठे हो। आपका भारत में तो जो हो रहा है, हमारा तो हिंदू देश है, हम सँभाल लेंगे अपने आप को। आपको कोई बचाने नहीं आएगा वहाँ पर। कट्टे हो, नहीं तो खत्म हो जाओगे आप। और ये चीज़ मतलब बोलते हैं ना, जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है सर। आज जो भी कल रात को जो भी हमला-शमला हुआ, अब जो भी खराब इंसिडेंट हुआ, अगर उसके अंदर से कुछ अच्छा निकलता है, तो ये अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। मैं तो वेलकम करता हूँ, और मैं उनका पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार हूँ। क्योंकि अगर इनको ये चीज़ अपना जो एक वर्चस्व खड़ा करके अपने आप को अगर ये जब तक दिखाएँगे कि नहीं, कि साहब अगर आप हमारे साथ बदतमीज़ी करोगे, आपको हम कुर्सी से नीचे उतार देंगे। और यही चीज़ जो ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वहाँ पर, ये वही चीज़ करते हैं। ऑल्दो उनकी पॉपुलेशन कम है, माइनॉरिटी में है। 20, 50, 60, 1 डेढ़ 2 लाख होंगे वो जो खालिस्तानी पागल जो बावले से होके घूमते रहते हैं। हिंदू तो इतने सारे हैं, अगर हम एकजुट हो जाएँ बाहर और अंदर, देखिए फिर सर दुनिया आपके सामने झुकेगी, क्योंकि देखिए आपकी पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन है ना। डेमोग्राफी डिविडेंड जो होता है सर, उसका फ़ायदा तो हमको लेना ही है। और हमने जैसे अभी रिसेंटली जयपुर डायलॉग समिट में भी यही बात बोली बिल्कुल। कि साहब बँटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और अगर आप एक रहोगे, उसके बाद आपके अंदर एक दम भी आएगा कि दुनिया को आप आँखें दिखाओ और बोलो बेटा ज़्यादा मत। इसके आगे आप जाओगे तो फिर आपको भी झटके लगेंगे। मत करो ये काम। और हिंदू कोई हिंसावादी तो है नहीं सर। हिंदू ने बड़ा क्लियरली बोला है कि आप हमारे से अच्छे से रहो, हम आपसे अच्छे से रहेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेकिन अगर उल्टे काम करोगे अभी, तो अब हम चुप नहीं रहेंगे। ये चीज़ अगर इस चीज़ से बाहर निकलती है, अमेरिका में भी और कनाडा में भी, मैं तो सर बहुत खुश होऊँगा। तो जो भी मेरे हिसाब से उसके बाद ये जो अटैक-वटैक हुआ, अगर उससे एकजुटता और एकता अगर निकलती है बाहर, तो सर बहुत ही बढ़िया हुआ। ये अटैक तो होना चाहिए सर, हमेशा होना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज़ है ये तो। गलत चीज़ बोल रहा हूँ, कई लोगों को ना पसंद आए, बट मैं आम आम खाने वाला आदमी हूँ सर, मेरे को पेट गिनने का कोई शौक नहीं है। आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो सर, थैंक यू मच। सो मच। जय हिंद, नमस्कार। जय भारत।
जय भारत, जय हिंद।